ओके हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर का मतलब चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैसे हम मैटर के स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड ऑल दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई सॉलिड है और आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको सपोज करते हैं, आपने हीट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो हीट करते ही इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। जो ही वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे तो उनमें थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेशन शुरू होने का मतलब ये कभी इधर भागेगा, कभी इधर भाग, कभी ऊपर, कभी नीचे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो इसके साथ नेबर पार्टिकल है उसके साथ अट्रैक्शन इसका कम होने लगेगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। हर कोई पार्टिकल जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मूविंग पार्टिकल को होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्चू ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये और दूर दूर होना शुरू हो जाएगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, वो पॉइंट जिस पर इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेल्टिंग पॉइंट पर। तो मेल्टिंग पॉइंट पर आते ही ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर आते ही ये सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होगा? लिक्विड के अंदर। और ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इसको बोलते हैं, यस, ऐसी प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं, या बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि सब मान लेते हैं हमारे पास आइस है जो 0 डिग्री पर है, ओके, सॉलिड स्टेट में है, और हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? हीट करना शुरू कर देते हैं। ये धीरे 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 मेल्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, मेल्ट होना शुरू हो गया तो अगर आप इसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो ये मेल्ट होने के साथ साथ कोई टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, राइज हो ही नहीं रहा, ये राइज हो ही नहीं रहा है। सो नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये भी है कि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है? जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है? अगर मेल्टिंग, अगर टेम्परेचर शो नहीं हो रहा तो थर्मोमीटर पे 0 डिग्री टेम्परेचर ही शो होगा, चाहे आप कितना भी हीट दो। जब तक ये आइस मेल्ट पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक ये 0 डिग्री हीट टेम्परेचर शो करेगा। But the question is that we are continuously supplying heat to this solid, or for example ice, so it's not showing a change in temperature. Thermometer is still at 0 degree centigrade. Then where does all this heat goes? This heat, which is not shown by the thermometer, in this case, this is called the latent heat of fusion. Since it is fusion, solid to liquid, its process is fusion, that energy is called as latent energy or latent heat. Sorry, latent heat of fusion is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into its liquid at atmospheric pressure at its melting point. आपके पास 1 kg का सॉलिड है, 1 kg आइस। ठीक है, तो 1 kg आइस 1 kg लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और आपको एनर्जी जो लगी दैट्स 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। इतनी एनर्जी आपको लगी 1 केजी आइस को कन्वर्ट करने में 1 केजी वाटर में। ठीक है, सो दिस 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, जो ये वैल्यू है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। सो इट इज 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। ये है वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इतना हीट आपको चाहिए 1 केजी आइस को कन्वर्ट करने में 1 केजी वाटर में। अब बात यह है कि शो क्यों नहीं हो रहा? शो इसलिए नहीं हो रहा है, थर्मामीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाता है। जब तक ना सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाए, वाटर बन जाए, तब तक कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, बिकॉज ऑल दिस हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सेकंड, एक तो ये आइस टू लिक्विड, आइस टू वाटर बनाने के काम आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो दैट इज स्टेट चेंज करने के काम आता है, स्टेट चेंज। लेकिन ये स्टेट चेंज होता कैसे है ये भी देखना। स्टेट चेंज होता है बाय ब्रेकिंग। तो कौन सा फोर्स? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रेक करने के लिए जो हीट यूज होती है दैट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन सेकंड क्या हो सकता है? एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है गैस के अंदर। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट अस मूव अहेड। लिक्विड है हमारे पास, इस लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट करना शुरू कर दिया हमने, हीटिंग हमने रोकी नहीं, सो वी आर कंटिन्यूसली हीटिंग दिस। सो दिस विल
ओके, वी आर कंटिन्यूसली हीटिंग दिस लिक्विड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर वेपराइजेशन मतलब वेपर बनना, लिक्विड टू गैस, और यहाँ पर भी आपको हीट ऐड करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, हीट देनी पड़ेगी। ये जो प्रोसेस है लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू वेपर्स, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। देखो वेपराइजेशन दो तरह का हो सकता है। एक आपने पढ़ा होगा बुक्स में, वेपराइजेशन में लिखा होगा एक बॉइलिंग है, ठीक है, और एक है इवोपरेशन। एक बॉइलिंग है, दूसरा है इवोपरेशन। ठीक है, तो बॉइलिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग कहाँ पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर एक लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आते ही एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, more the force of interparticle force of attraction, more is the melting point. Clear? So melting point is also used to test the purity of solids. Melting point is directly proportional to purity of solids. Pure solid has sharp melting point. Pure solid के अंदर जो है ना, pure solid has sharp melting point. Pure solids are having sharp melting point and melting point is the test for purity of solids. जो प्योर होगा वो शार्पली अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जो इम्प्योर होगा, इम्प्योर जो है दैट विल मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक टर्म पढ़नी है आपको, वो है अगर आप हीट कर रहे हो लिक्विड को, ठीक है, तो लिक्विड का अपना जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट तक आते आते ये कोई टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये कोई टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाएगा, सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा और एक टाइम आएगा तो ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, और जब तक ना सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। फिर से वही बात कि जो भी हीट हम दे रहे हैं इस लिक्विड को, अगर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा तो हीट जाता रही है, और वो हीट है क्या? दैट हीट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पर भी आपको हीट देना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे जैसे सपोज वाटर है, इसकी बात करें, वाटर को आप कन्वर्ट कर रहे हो वाटर वेपर में, ठीक है, वाटर 100 डिग्री पे मान लो बॉयल हो रहा है और वेपर जो 100 डिग्री पे है, दोनों में एनर्जी के वाइज कितना फर्क है और क्या फर्क है? दोनों में एनर्जी वाइज ये फर्क है कि वाटर एट 100 डिग्री एंड वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री बोथ हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। दोनों का एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि जो आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रहे थे, जब तक ना सारा का सारा वाटर यानी लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर्स के अंदर, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ 100 डिग्री ही दिखा रहा था बॉइलिंग पे। तो जो भी हीट जा रही थी यहाँ से एक्सटर्नली, जो हीट जा रही थी लिक्विड के अंदर, वो वाटर वेपर्स में जाकर एब्जॉर्ब हो गई। इसका मतलब वाटर वेपर्स आर एट हायर एनर्जी लेवल देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री। अगर दोनों 100 डिग्री पर रखे जाए तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगी? तो एनर्जी कंटेंट ज़्यादा जो है वो वाटर वेपर यानी गैसेस स्टेट में होगी एज कम्पेयर टू द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। दैट तो स्टीम हैज़ हायर एनर्जी एज कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज वाई स्टीम गिव्स मोर सिवर बर्न्स than water at same temperature. Okay, steam gives more severe burns due to the extra heat, that is latent heat of vaporization, that is stored in water vapor. That's why it gives severe burns. Okay, steam has more energy than water at 100 degrees centigrade. That's why steam gives more severe burns than water. Okay, got it? Shall I rub this now? Hope you have noted down all the things. Now we were discussing about if solid converts into gas. Okay, if solid on heating directly converts into gas without having any liquid state in between, without having liquid state, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से लिक्विड सॉलिड्स है जो सब्लिमेशन दिखाते हैं? जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 जिसका और एक नाम है ड्राई आइस बोलते हैं इसको, ठीक है, और सॉलिड आयोडीन, देन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
तो ये कुछ एग्जांपल, नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, कैम्फर, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के अंदर। दीज सब्सटेंसेस, सो यू कैन एड अप सम मोर फ्रॉम लुकिंग इनटू द रिसोर्सेज लाइक बुक्स एंड इंटरनेट। सो ये वो सॉलिड्स है जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैसेस में, ठीक है, ये सब्लिमेट्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस इज सब्लिमेशन, दीज आर द सॉलिड दैट कन्वर्ट इनटू गैसेस। प्रोसेस इज सब्लिमेशन, यहाँ पर भी आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड सम रिवर्स प्रोसेसेस लाइक, अगर आपके पास वाटर वेपर है और इस वाटर वेपर का आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, सो इट विल गो बैक टू इट्स लिक्विड स्टेट, ओके, इट विल गो बैक टू इट्स लिक्विड स्टेट। सो यहाँ पे हीट सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब कूल करना है वाटर वेपर को, तब जाके आपने ये प्रोसेस बहुत बार देखा होगा, जैसे समर्स में हम अगर कोल्ड वाटर ग्लास कहीं रख देते हैं तो उसके बाहर पे अचानक से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर से कैसे आ गए, दैट इज कंडेंसेशन। होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर है, एयर चल रहा होता है, ह्यूमिडिटी एयर के अंदर होते हैं, तो वाटर वेपर्स एयर के अंदर होते हैं, water vapors in air. So when this air touches the glass, these water vapors on coming contact with the surface, cold surface, loses energy. They lose energy, जिसकी वजह से इनका इंटरपार्टिकल स्पेस कम होता है, डिक्रीजेस। इंटरपार्टिकल स्पेस कम हुआ, दैट मीन्स इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ओके। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे इतना अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि वो वेपर स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। दिस इज हाउ क्लाउड्स ऑल्सो फॉर्म्ड। क्लाउड्स भी जो है, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। जब वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, वाटर वेपर बनता है तो ऊपर चला जाता है स्पेस में, एक डिस्टेंस पे ऐसा टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो हॉट वाटर वेपर्स व्हेन दे हिट द कोल्ड जोन इन द एटमॉस्फेयर, सो दे स्टार्ट decreasing their interparticle space and particles come close to each other, attraction increases and they eventually get converted into liquid state, and that liquid state comes down as precipitation or rain. Okay, moving ahead, let's understand some more things. Here we go. Say suppose gaseous state, you are decreasing temperature of a gas and it gets converted directly into solid state without having any liquid state in between. Process is called deposition. So basically whatever examples you have taken for the sublimation process, you can definitely reverse those processes for deposition, okay. You can reverse the phenomenon as an example for deposition. Say suppose solid carbon dioxide, when we decrease temperature of solid carbon dioxide and it gets converted into dry ice, okay, sorry, not solid carbon dioxide gas, I'm sorry. Carbon dioxide gas, when we decrease its temperature under certain conditions, so it will convert into dry ice, that is solid carbon dioxide, okay. Iodine vapors, when we decrease their temperature, decrease temperature or cool them, they will convert into solid iodine solid. So this is these are some of the examples. You can take all those examples that were taken in case of sublimation. Okay, now one more, that is liquid to solid. Okay, so liquid to solid you might have observed so many times. तो अगर आपने पानी जो है फ्रिज में रखा होगा तो पानी जम जाता है, ओके, पानी जम जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, आइस बन जाता है उसका। तो उसमें हुआ क्या था, उसमें यही प्रोसेस है कि जब आप हीट एनर्जी डिक्रीज करोगे लिक्विड स्टेट का, सो वंस अगेन द एक्सप्लेनेशन इज सेम, दैट व्हेन यू डिक्रीज हीट एनर्जी माइनस हीट, लिक्विड का हीट एनर्जी डिक्रीज करना है, ठीक है। तो कितना करना है, एग्जैक्टली इक्वल टू इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उतना ही हीट एनर्जी इससे निकल जाए तो ये वापस किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। और यही यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन एवर यू डिक्रीज द
temperature of a liquid, its particles slow down, and when its particles slow down and their force of attraction increases, hence decreasing the interparticle force of attraction, and eventually get converted into solid state at its freezing point. Okay, so different solids have different melting point depending upon their nature or depending upon their interparticle force of attraction and interparticle distance, and different substances have different freezing point, also depends upon the characteristics of these particles of the particular matter. Okay. Okay, so this is it. We are done with this session today, and we will be taking up evaporation in the next coming up session. So वहाँ पे हम evaporation के types और दोनों में क्या फ़र्क है इसमें boiling and evaporation में, वो details पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye and take care.